अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा वर्कशीट के ऊपर लेक्चर चल रहा था और काफ़ी डेज से मैंने ये लेक्चर अपलोड नहीं किए थे, तो आज हम जो लेक्चर अपलोड करने वाले हैं सबसे पहले वो ईयर 1996 रेगुलर बीकॉम पार्ट 1 जो कि अब एडीसी हो चुका है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्कशीट का फाइनल अकाउंट का, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट को इस तरीके की क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आसानी से मसाइल क्लियर हो सकें। और आपको भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला मसाइल हो, कोई बात ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पर और कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं और फेसबुक पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कह रहा है कि द फॉलोइंग बैलेंसेज वर टेकन फ्रॉम द जनरल लेजर ऑफ मिस्टर तनवीर आदिल। ठीक है, एक ऑनर है मिस्टर तनवीर आदिल, उनके बैलेंसेज लिए में जनरल लेजर से दिसंबर 31 1995 को ईयर एंड हो रहा है इनका। तो इनके पास जो अकाउंट है कैश एसेट है 5000, 10% इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्होंने बॉन्ड्स में 10,000 की, तो ये इनके लिए एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है 4000, परचेजेज आपका 20,000, अकाउंट रिसीवेबल 10,000 है। अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 200 का पहले से, ठीक हो गया। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है 800, ऑफिस इक्विपमेंट 15,000 और ऑफिस इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है 6,000। फिर कह रहे हैं इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, जो आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किए उससे जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो आपकी इनकम होगी। अनअर्न्ड रेंट है लाइबिलिटी 5,500, सेल्स 35,000, इनकम आपकी। रेवेन्यू सैलरीज एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। और कैपिटल है ऑनर का यानी तनवीर आदिल साहब का। ये बैलेंसेस देने के बाद उसने कुछ डेटा साल के आखिर में दिए कि आपने उसको एडजस्ट करना है और रिक्वायर्ड में कह रहा है प्रिपेयर 10 कॉलम वर्कशीट। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैंने एडजस्टमेंट रफली इधर बनाई है और मैं आपको साथ साथ समझाता भी चलूँगा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो क्या है, वो एडजस्टमेंट्स है। ठीक है ना, ये बात देखिएगा ज़रा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ₹10,000 ऑन 31 दिसंबर 1995, यानी कि साल के आखिर में जब आपने देखा तो आपके पास ये अकाउंट किया 10,000 की इन्वेंट्री आपके पास मौजूद थी। तो एंडिंग इन्वेंट्री की जो एंट्री बनती है वो एंट्री कैसे बनती है, वो फिक्स एंट्री होती है जिसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि एंडिंग इन्वेंट्री आपकी एज अ एसेट रिकॉर्ड होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यानी कि इनकम स्टेटमेंट में एज अ कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट रिकॉर्ड होती है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये आपकी कॉस्ट को कम करके आपके प्रॉफिट को बढ़ा देती है, इसलिए इनकम समरी अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। और ये वो वाहिद अकाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में रिकॉर्ड होता है। तो ये आपकी फिक्स एंट्री बन गई। उसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन बॉन्ड एंड रिसीवेबल सेमी एनुअली ऑन जून 30 एंड दिसंबर 31। यानी सिंपल अल्फाज में वो ये कह रहा है कि आपने ये बॉन्ड्स में 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट की हुई है इसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको सेमी एनुअली मिलेगा, यानी हर 6 महीने बाद मिलेगा। तो इसका मतलब जून को आपको मिल चुका होगा और दिसंबर 31 को आपको रिसीवेबल होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, यानी आपकी इनकम तो हो गई लेकिन इंटरेस्ट रिसीव करना बाकी है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखें आपके पास 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसका 10% आपका बन गया कितना 1,000, और आपको क्वार्टरली लेना था यानी कि साल में 2 बार। तो एक सेमी एनुअल का, सॉरी क्वार्टर बोल दिया, सेमी एनुअल का इंटरेस्ट लेना था तो 1/2 यानी कि 50%। तो 1,000 का 50% कितना बनेगा 500 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट इनकम है लेकिन रिसीव करना बाकी है, तो ये आपकी फिक्स एंट्री हो जाएगी। थर्ड में आपको कह रहा है प्रोविजन फॉर एस्टिमेटेड बेड डेट फॉर द ईयर एट 5%, कि आपका इस साल का जो बेड डेट्स का प्रोविजन बनेगा वो 5% का बनेगा। अब वो 5% किसका बनेगा, जब तक उसने नहीं बोला कुछ भी तो आप एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस ही लोगे, नहीं तो नॉर्मली इनकम स्टेटमेंट अप्रोच के थ्रू नेट सेल्स के ऊपर भी या क्रेडिट सेल्स के ऊपर भी
आपका बैड डेट्स कैलकुलेट होता है। ये आपको मालूम है, आप वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आपके पास एंट्री तो इसकी फिक्स है, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। अब कैलकुलेशन कैसे होगी? अकाउंट रिसीवेबल आपका 10,000 है, उसका 5% आपने लिया तो 500 आया। डेबिट बैलेंस जो था, हो सकता है वो ओवर राइट हो गया हो या हो सकता है वो कलेक्ट हो गया हो, तो इस वजह से जो ओपनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में आप देख सकते हैं, उसको हम ऐड करवाते हैं। तो ऐड करवाया तो टोटल बैड डेट्स एक्सपेंस इस साल का जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? वो 700 का हो रहा है और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट 700 का, ये आपकी फिक्स एंट्री बन जाएगी। उसके बाद फोर्थ में कह रहा है कि ऑफिस सप्लाईज यूज्ड ₹500। आपने 500 की ऑफिस सप्लाई यूज़ किए, कंज्यूम किए, जबकि आपके पास जो ऑफिस सप्लाईज हैं उसका ऊपर आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था 800। इसका मतलब है कि आप 800 की ऑफिस सप्लाई यूज़ करने वाले हैं, लेकिन वो कह रहे यूज़ कितने की हुई? 500 की। इसका मतलब 300 की बच जाएंगी। तो जब भी हमने रूल में पढ़ा था टाइटल सेम होगा तो एंट्री बनेगी डिफरेंस से। तो आपकी 300 से सप्लाईज बच गई, आपका एसेट बच गया, बढ़ गया, डेबिट हो गया, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, और एक्सपेंस कम हो गया तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 300 रुपीज़ से। तो ये आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से वो कह रहा है 20% डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। 20% डेप्रिसिएशन होगा ऑफिस इक्विपमेंट की रिटन डाउन वैल्यू पे। रिटन डाउन वैल्यू से मुराद ये है कि ये जो ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है 15,000, उसमें से इसका पिछला डेप्रिसिएशन 6,000 माइनस करवा कर जो वैल्यू आएगी उसका 20% हम लेंगे। तो एंट्री तो फिक्स है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 15,000 कॉस्ट में से अलाउंस और डेप्रिसिएशन 6,000 माइनस करवाया तो आपकी रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू 9,000 आई। उसका 20% आपका बनता है 1,800 का डेप्रिसिएशन फॉर करंट पीरियड। ठीक है जी, ये आपकी फिक्स एंट्री हो गई। उसके बाद कह रहे हैं रेंट इज नॉट अर्नड ₹2,000 ओनली। 2,000 रुपये का रेंट सिर्फ अर्नड नहीं हुआ है, जबकि आपका अनअर्न्ड रेंट कितना था? 5,500। यानी कि आपने कस्टमर से एडवांस 5,500 लिया था, उसमें से कह रहे हैं कि 2,000 का रेंट अभी अर्नड नहीं हुआ। तो 5,500 का था, 2,000 का नहीं हुआ, टाइटल सेम है, एंट्री बनेगी डिफरेंस है। तो इसका मतलब कितने का अर्नड हुआ होगा? 3,500 रुपये का अर्नड हो गया होगा। तो 3,500 से लाइबिलिटी कम हो गई, अनअर्न्ड रेंट डेबिट 3,500 और 3,500 से रेंट अर्नड हो गया, रेंट अर्नड क्रेडिट 3,500। ठीक है जी, तो ये आपकी एंट्री यहाँ पर बन गई। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, सिर्फ अल्फाज का खेल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 7 में कह रहे हैं सैलरीज एक्सपेंस फॉर द ईयर। इस साल का जो सैलरीज का खर्चा हुआ है वो 3,000 हुए, जबकि ऊपर आपको कह रहे हैं सैलरीज का खर्चा तो 4,000 होना था, लेकिन आपका कम हुआ। इसका मतलब 1,000 बच गया, 1,000 से एक्सपेंस कम हो गया, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, और 1,000 का खर्चा बच गया, प्रीपेड सैलरीज डेबिट। ये आपकी एंट्री बन जाएगी। लास्ट में कह रहा है कि प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट आपकी 200 बच गई है, जबकि ऊपर कह रहा है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपको 1,000 करना था, तो 200 से बच गया और 200 से एक्सपेंस भी कम हो गया, एक्सपेंस कम होता है क्रेडिट, और 200 से पोर्शन रह गया तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट डेबिट 200 से, ये आपकी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। सो आई होप कि यहाँ तक कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी एडजस्टमेंट समझने में। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट आपके सामने आ गई। एडजस्टमेंट के बाद हमने बनानी है वर्कशीट। तो वर्कशीट का फॉर्मेट आपको पता है, सबसे पहले तो हम इन बैलेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे और फिर एडजस्ट करके बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ हमारी जो वर्कशीट है वो देख सकते हैं कि मिस्टर तनवीर आदिल 10 कॉलम वर्कशीट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 1995। पर्टिकुलर ट्रायल बैलेंस का बनेगा 10 कॉलम में, एक डेबिट क्रेडिट 2 हो गए, एडजस्टमेंट के 2 डेबिट क्रेडिट 4 हो गए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 2 डेबिट क्रेडिट 6 हो गए, इनकम स्टेटमेंट के 2 कॉलम डेबिट क्रेडिट 8 हो गए, बैलेंस शीट के 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट, तो ये टोटल 10 हो गए। इसीलिए इसको 10 कॉलम वर्कशीट कहते हैं, जिसमें आपका सारा काम एक जगह पर आ जाता है। तो अब सबसे पहले एक एक करके हम चीज़ को सॉल्व करते हैं और एडजस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने क्या किया? आपने ये किया कि आपके पास ओरिजिनल जो ट्रायल बैलेंस था उसमें से बैलेंसेज आपने लिखे। कैश 5,000, 10% इन्वेस्टमेंट बॉन्ड एसेट डेबिट साइड पर आएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है आपका 4,000 डेबिट में,
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है 4000 का डेबिट में, परचेजेस 20,000 एक्सपेंस है डेबिट में, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है डेबिट में, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स नॉर्मली कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है क्रेडिट होता है, लेकिन उसने डेबिट बैलेंस दिया था तो डेबिट में लिखेंगे। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 800 से डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंस है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है डेबिट में, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है क्रेडिट में, इंटरेस्ट इनकम है क्रेडिट में, अनअर्न्ड लायबिलिटी है क्रेडिट में, सेल्स आपका रेवेन्यू है क्रेडिट में आ गया, सैलरीज एक्सपेंस आपका डेबिट में आ गया एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपका 1000 डेबिट और कैपिटल आपका क्रेडिट 23,000 से। तो ये इसका टोटल मैंने अलग से रेड में हाईलाइट करके लिख दिया 70,000 है, क्योंकि ओरिजिनल जो आपके पास ट्रायल बैलेंस था उसके अंदर आपके पास ये चीज़ टोटल मौजूद नहीं थी, उसने सारे अकाउंट एक साथ दिए हुए थे, तो ऐसा भी कर सकता है। और उसका ग्रैंड टोटल भी 70,000 बनेगा। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। अब जब आपने सबसे पहले एडजस्टमेंट की तो एडजस्टमेंट में आपकी जो पहली एंट्री थी, यहाँ पर आप पहली एंट्री देख सकते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट में नहीं लेते आप, ताकि आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस ओवर वैल्यूड ना हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि जो न्यू अकाउंट्स आए हैं उनको पहले एडजस्ट लिख लें, और जो एडजस्ट हो रहे हैं उनको आप एडजस्ट करना शुरू कर दें। जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल पहले नहीं था तो ये पहले नया अकाउंट आया, उसके बाद बैड डेट्स एक्सपेंस नहीं था तो बैड डेट्स एक्सपेंस आया, ऑफिस सप्लाईज नहीं था तो ऑफिस सप्लाईज आया, उसके बाद डेप्रिसिएशन नहीं था तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया, इसी तरीके से रेंट इनकम नहीं था, रेंट एंड वो आया, प्रीपेड सैलरीज नहीं था, प्रीपेड सैलरीज आ गया, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट नहीं था वो आ गया, और आखिर में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग लिखेंगे, जो कि हम एडजस्ट कहाँ करेंगे, वो हम एडजस्ट करेंगे आखिर में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी। तो आपके पास एडजस्टमेंट क्या क्या हुई, सबसे पहले आपके पास अलाउंस और बैड डेट्स जो था उसकी एंट्री बनी थी 700 से, ठीक है ना, और अलाउंस और बैड डेट्स क्रेडिट हुआ था तो आपने उसको लिख दिया क्रेडिट में। ठीक है। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 300 से क्रेडिट हुआ था तो आपने उसको लिख दिया क्रेडिट में। उसके बाद अलाउंस और डेप्रिसिएशन 6000 पहले था, 1800 से क्रेडिट हो गया, आपने क्रेडिट लिख दिया। इंटरेस्ट इनकम 500 से क्रेडिट थी, इस साल मजीद जो दिसंबर के सेमी एनुअल की 6 महीने की थी वो क्रेडिट हो गई। अनअर्न्ड रेंट 5,500 से क्रेडिट था, 3.5 से डेबिट हो गया क्योंकि इतना पोर्शन अर्नड हो चुका था। उसके बाद सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं, सैलरीज एक्सपेंस 4000 से डेबिट था, एडजस्टमेंट में 1000 से क्रेडिट हो गया, यानी कि 1000 से खर्चा कम हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके पास 1000 से डेबिट में था, 200 से क्रेडिट हो गया। ठीक हो गया। कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं। उसके बाद आपके पास जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था, जो नए अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो नए अकाउंट होते हैं वो डेबिट है तो डेबिट में लिख दें, क्रेडिट है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट है डेबिट में आया, बैड डेट्स एक्सपेंस है डेबिट में आया, ऑफिस सप्लाईज एसेट है डेबिट में आया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एसेट है डेबिट में आया, रेंट इनकम है रेवेन्यू क्रेडिट आया, प्रीपेड सैलरीज एसेट है डेबिट में आया, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एसेट है डेबिट में आया। तो ये एडजस्टमेंट का टोटल देख सकते हैं 8000 है, ग्रैंड टोटल में भी 8000 और क्रेडिट साइड का भी 8000 है। तो ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस के साथ आप एडजस्टमेंट को हम एडजस्ट करेंगे, जो अकाउंट एडजस्ट हो रहा है उसको एडजस्ट करेंगे, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो देख सकते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर आप थोड़ा सा मैं ऊपर करके दिखा दूं कि आपके पास कैश कोई एडजस्टमेंट नहीं, डेबिट में 5000, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड भी 10,000, इन्वेंट्री बिगनिंग भी 4000, परचेजेज और अकाउंट रिसीवेबल तक कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अलाउंस ऑफ बैड डेट 200 डेबिट में था, 700 क्रेडिट हुआ, डेबिट क्रेडिट माइनस, तो आपका एडजस्टेड बैलेंस 500 से क्रेडिट में आ गया। ऑफिस सप्लाई 800 डेबिट, 300 क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट माइनस 500 से डेबिट में आ गया। ऑफिस इक्विपमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं, डेबिट में 15,000, अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट प्लस करके क्रेडिट आया 7,800, और उसके बाद इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट प्लस तो क्रेडिट बैलेंस 1000, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट डेबिट माइनस किया तो 2000 का बैलेंस क्रेडिट में, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं तो वो क्रेडिट में, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट माइनस किया तो बैलेंस आया 3000 से डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट माइनस किया तो 800 आया डेबिट में। कैपिटल क्रेडिट था, क्रेडिट ही रहा क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाकी एडजस्टमेंट में जो डेबिट में थे वो डेबिट कर दिए, जो क्रेडिट में थे वो एज इट इज़ क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट रिसीवेबल, बैड डेट्स, ऑफिस सप्लाई, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड सैलरी और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट जो है ये सब डेबिट था, और रेंट इनकम क्रेडिट था, क्रेडिट कर दिया।
तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को जब हमने टोटल किया तो डेबिट साइड 72,800 आ गया और क्रेडिट साइड को जब हमने ये टोटल किया तो 72,800 आ गया ग्रैंड टोटल में भी। ठीक है जी। उसके बाद इसमें से जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस की नेचर के अकाउंट है वो इनकम एक्सपेंस में, इनकम स्टेटमेंट में लेकर जाएंगे। ठीक है। तो जिसमें आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होती है, उसको एक्सपेंस माना जाता है, वो आएगा डेबिट में। परचेजेज एक्सपेंस है डेबिट में। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है 500 डेबिट में। सैलरीज एक्सपेंस है डेबिट में 3000 से। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 800 से डेबिट में। बेडर्स एक्सपेंस 700 एक्सपेंस है डेबिट में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है डेबिट में। तो ये आपने एक्सपेंसेस को टोटल किया और कोई एक्सपेंस नहीं था तो 30,800 बन रहा था। रेवेन्यू की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम है, सेल्स आपकी इनकम है क्रेडिट, रेंट इनकम आपकी क्रेडिट है और ये 10,000 क्या है, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट की फिक्स एंट्री आपने बनाई। तो इसका मकसद क्या हुआ? तो इसका मकसद ये हुआ कि ये जो 10,000 है वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में माइनस होती है, आपके एक्सपेंस को कम करके आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है। तो इसीलिए आप एज अ इनकम इसमें ऐड करेंगे। तो जब इनकम को टोटल किया तो 49,500 क्रेडिट साइड भारी है, डेबिट साइड कम है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ होगा। जब आपने माइनस किया 49,500 में से 30,800 को तो डिफरेंस आपका आया 18,700। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो देखें इस साइड का, इसको प्लस करेंगे 30,800 में 18,700 को तो 49,500 आपका इक्वल हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट में एसेट आएंगे और लायबिलिटीज एंड इक्विटीज क्रेडिट आएंगी। कैश आ गया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड आ गया, अकाउंट रिसीवेबल एसेट आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल एसेट आ गया, ऑफिस सप्लाईज एसेट, प्रीपेड सैलरीज एसेट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एसेट और एंडिंग इन्वेंट्री एज एसेट डिकोड होगी। अभी मैंने आपसे कहा कि ये वो एसेट है जो दोनों साइड डिकोड होता है। टोटल एसेट साइड यानी डेबिट साइड 52,000, क्रेडिट साइड में आपके पास अलाउंस ऑफ बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अनअर्न्ड रेंट लायबिलिटी, कैपिटल 23,000, टोटल किया 33,300 आया, बराबर नहीं है। प्रॉफिट ऐड कर देंगे 18,700 तो इसमें टोटल किया तो 52,000 आ गया। इधर भी तो सारे बैलेंसेज आप देख सकते हैं कि मैच हो रहे हैं। सो आई होप कि ये वर्कशीट का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।